friends, this is Dr. Yogesh Chaturvedi, and you are watching your channel Perspectives in English Grammar. In this video, I am going to teach you the use of simple infinitive and gerund. Sometimes we are confused whether we have to use infinitive or gerund, and now in this video, I am going to give you the clarification as to in what condition you have to use simple infinitive and in which particular condition you have to use gerund. ओके क्योंकि सिंपल इन्फिनेटिव और जेरंड के फंक्शन एक जैसे होते हैं और इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि हम किस जगह पर सिंपल इन्फिनेटिव का यूज करें और कहां पर जेरंड का यूज करें। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि कैसे हमें इसको स्टडी करना है। द फंक्शंस ऑफ बोथ सिंपल इन्फिनेटिव एंड जेरंड आर द सेम, moreover they convey the same meaning or sense. So the question arises how it is decided whether simple infinitive should be used or gerund. देखिए दोनों के जो सेंस है और मीनिंग है, दोनों एक तरीके का सेंस और एक ही जैसी मीनिंग को जो है कन्वे करते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये कैसे डिसाइड किया जाए कि हम सिंपल इन्फिनेटिव का यूज करें या जेरंड का। लेट अस सी what rules have to be followed to determine their use. उनके यूज को डिटरमिन करने के लिए, तय करने के लिए कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, चलिए हम देखते हैं। जरा देखिए फर्स्ट रूल क्या है कि वी हैव फ्रीडम टू यूज सिंपल इन्फिनेटिव एंड जेरंड एज सब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। वी कैन यूज देम फ्रीली। देखिए पहला रूल तो ये है कि एज ए सब्जेक्ट अगर यूज करना है तो हम बिल्कुल फ्री हैं, हमें कोई लिमिटेशन हमारे सामने नहीं है। हम एज ए सब्जेक्ट और एज ए कंप्लीमेंट यूज करने के लिए पूरी तरह आजाद हैं। हम चाहे सिंपल इन्फिनेटिव का यूज करें और चाहे हम जेरंड का यूज करें। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए हमको कहना है कि इस पोएम को लर्न करना बहुत डिफिकल्ट है, हमें ये बात कहनी है। हम दोनों तरह से कह सकते हैं कि टू लर्न दिस पोएम इज वेरी डिफिकल्ट, ये भी कह सकते हैं, और लर्निंग दिस पोएम इज वेरी डिफिकल्ट, हम ये भी कह सकते हैं। दोनों जगह, एक जगह हमने लर्निंग दिस पोएम जो जेरेंडियल फ्रेज है उसको सब्जेक्ट बनाया, और एक में टू लर्न दिस पोएम मैंने सिंपल इन्फिनेटिव का जो फ्रेज है उसको मैंने सब्जेक्ट बनाया है, और दोनों की हमें फ्रीडम है पूरी। हम बिना किसी हेजिटेशन के उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा एक और एग्जांपल देखिए। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि इस माउंटेन पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, तो आप कह सकते हैं क्लाइंबिंग दिस माउंटेन इज वेरी डिफिकल्ट और टू क्लाइंब दिस माउंटेन इज वेरी डिफिकल्ट। बोथ आर करेक्ट। You should not have any hesitation at all when you are writing the sentences like this. और देखिए मैं और आपको बता देता हूं, जैसे मैंने कहा कि गरीबों की हेल्प करना एक गॉडली एक्ट है, तो आप कह सकते हो टू हेल्प द पुअर इज अ गॉडली एक्ट, और आप इसी को कह सकते हो हेल्पिंग द पुअर इज अ गॉडली एक्ट। तो आप सब्जेक्ट की तरह देखिए कैसे मैंने 3 एग्जांपल्स आपको दिए, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें फ्रीडम है और हम दोनों में से किसी को यूज कर सकते हैं। इन द सेम वे वी कैन यूज सिंपल इन्फिनेटिव और जेरंड एज कंप्लीमेंट विदाउट हैविंग एनी लिमिटेशन। मैं कंप्लीमेंट की बात करता हूं, जैसे मैंने कहा कि मेरा एम डॉक्टर बनना है, तो देखिए जो डॉक्टर बनना, ये जो मीनिंग है ये इन्फिनेटिव से भी दे सकते हैं और जेरंड से भी। यानी माई एम इज टू बिकम अ डॉक्टर, और माई एम इज बीइंग अ डॉक्टर और बिकमिंग अ डॉक्टर। माई एम इज बिकमिंग अ डॉक्टर और माई एम इज टू बी अ डॉक्टर, टू बिकम अ डॉक्टर, ऐसे आप कर सकते हैं। यानी आप टू बिकम का भी यूज कर सकते हैं और बिकमिंग का भी यूज कर सकते हैं, टू बी का यूज कर सकते हैं, बीइंग का भी यूज कर सकते हैं। बी का मतलब भी बनना या होना होता है, तो हम बिकम या टू बिकम या टू बी या बीइंग और बिकमिंग का यूज कर सकते हैं। फिर देखिए मैंने कहा कि मेरा जो डिटर्मिनेशन है, मेरा डिटर्मिनेशन अपने टारगेट तक पहुंचना है। ठीक है, मेरा डिटर्मिनेशन अपने टारगेट तक पहुंचना है, ये हमें कहना है।
तो हम कह सकते हैं कि माई डिटर्मिनेशन इज द टू रीच द टारगेट, और एक आप कह सकते हैं माई डिटर्मिनेशन इज रीचिंग द टारगेट। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, माई डिटर्मिनेशन इज टू रीच द टारगेट और माई डिटर्मिनेशन इज रीचिंग द टारगेट। यानी हम कंप्लीमेंट के तरीके से, इसमें इज जो आ रहा है ये एक लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद में जो ये इन्फिनेटिव फ्रेज या जेरंड फ्रेज में यूज कर रहा हूं ये कंप्लीमेंट है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद में जो भी आता है वो उसका कंप्लीमेंट होता है, लिंकिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। सारी की सारी लिंकिंग वर्ब्स आपकी जो है इंट्रांजिटिव होती हैं। अगर आपको लिंकिंग वर्ब के बारे में बहुत ज्यादा जानना है तो फिर आपको हमारे और वीडियोस देखने पड़ेंगे जिनमें क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स है, उसको आप देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। ये वीडियो पड़ा होगा, उसको अगर आप देखेंगे तो आप उसमें लिंकिंग वर्ब, एक्शन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी और आप उनको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, क्वालिफायर्स क्या होते हैं, ये सारी बातें फिर आपको समझ में आ जाती हैं। सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल में लिखा हुआ है सिंपल इंफिनिटिव कैन बी यूज्ड इन अपोजिशन टू डमी इट बट जेरंड कैन नॉट बी यूज्ड लाइक दिस। एक देखो यहाँ लिमिटेशन आया कि सिंपल इंफिनिटिव को हम केस इन अपोजिशन टू डमी इट यूज कर सकते हैं, लेकिन जेरंड को केस इन अपोजिशन टू डमी इट यूज नहीं कर सकते। ये क्या है केस इन अपोजिशन टू डमी इट? देखिए, हम डमी इट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट का यहाँ कोई मीनिंग नहीं होगा, ये मीनिंगलेस होगा, ये डमी होगा। तो ये केस इन अपोजिशन, ये ऑपोजिशन नहीं है, ये अपोजिशन है। अपोजिशन टू डमी इट किसको कहते हैं? जो इन्फिनेटिव फ्रेज सब्जेक्ट बन के आता है उसी को आप प्रेडिकेट का पार्ट बना सकते हैं और सब्जेक्ट की जगह इट को यूज कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं इट से इंट्रोड्यूस करना, यानी इन्फिनेटिव फ्रेज को आपने इट से इंट्रोड्यूस कर दिया, और यही होता है केस इन अपोजिशन टू डमी इट। जैसे मैंने कहा कि टू क्लाइम दिस माउंटेन इज डिफिकल्ट, तो इसका सब्जेक्ट है आपका टू क्लाइम दिस माउंटेन, और इसी को हम इट से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू क्लाइम दिस माउंटेन। ठीक है। और अब देखिए, हम जेरंड को ऐसा नहीं कर सकते। अगर लिखा हो क्लाइंबिंग दिस माउंटेन इज डिफिकल्ट, तो हम ये नहीं लिख सकते हैं कि इट इज डिफिकल्ट क्लाइंबिंग दिस माउंटेन। नो, इन्फिनेटिव बना के उसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जेरंड कभी भी इट से इंट्रोड्यूस नहीं होता है। फिर देखिए, एक थर्ड रूल है हमारा कि एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन इन्फिनेटिव इज यूज्ड ओनली आफ्टर एक्सेप्ट बट अबाउट WH वर्ड्स द रेस्ट ऑफ द prepositions आर फॉलोड बाय gerund। हाँ, यहाँ लिमिटेशन है और हमें इस लिमिटेशन को समझना भी चाहिए। देखिए, अगर हमें प्रेपोजिशन के बाद में यूज करना है तो प्रेपोजिशन की लिस्ट हमारे दिमाग में होनी चाहिए, हम कहाँ कहाँ इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं, कहाँ हम नहीं कर सकते, कहाँ gerund को यूज करना पड़ेगा। जैसे एक्सेप्ट के बाद में यूज करना है तो वर्ब को इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। एक्सेप्ट के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट के बाद यूज करना है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अबाउट के बाद यूज करना है वर्ब को तो हमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर आपको WH वर्ड के बाद में वर्ब यूज करनी है तो आपको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हम कहते हैं हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू, वेदर टू, आई डोंट नो वेयर टू गो। टेल मी व्हाई टू टेक हिज हेल्प, टेल मी व्हाई टू टेक हिज हेल्प, आई डू नॉट नो व्हाट टू डू नाउ। ओके, तो ऐसे आप WH वर्ड के बाद में भी आप इन्फिनेटिव फॉर्म लेकर के आएंगे वर्ब का। लेकिन बाकी जो प्रपोजिशन है, चाहे ऑफ के बाद में आपको यूज करना हो, फॉर के बाद यूज करना हो, एट के बाद में यूज करना हो, जितने भी प्रपोजिशंस हैं बाकी के, उन सब के बाद में जरंडियल फॉर्म आता है। आई एम फॉन्ड ऑफ, अब आगे में वर्ब लगानी है तो जरंड फॉर्म में लाएंगे। ड्रिंकिंग मिल्क। ही इज अफ्रेड ऑफ, आगे आपको जरंड फॉर्म लाना पड़ेगा। गोइंग इन द डार्क। ओके, ही वॉज पनिश्ड फॉर के बाद में जरंड लाना पड़ेगा। टेलिंग लाइज। ओके, सो इस तरीके से हमें लिमिटेशंस को समझना चाहिए। प्रेपोजिशंस में क्लियर कट लिमिटेशंस हैं। आगे देखते हैं, ये सबसे टफ रूल है जिसको हमें बहुत ज्यादा याद रखना पड़ता है। टू यूज देम एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हाँ, जब हमें सिंपल इन्फिनेटिव या जेरंड में से किसी को
किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना हो तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि वर्ब्स की नंबर बहुत ज्यादा है और उनकी लिस्ट हमें याद रखनी पड़ती है। तो सारी वर्ब्स हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि विच वर्ब्स accept infinitive as their object and which verbs accept only gerund as their object, and which verbs can accept either of them, either infinitive or gerund as their object। तो कौन कौन सी वर्ब्स हैं जो केवल केवल infinitive को ही एज एन ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करती हैं, कौन सी वर्ब्स हैं जो केवल gerund को ही एज एन ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करती हैं, और कौन सी वर्ब्स हैं जो दोनों में से किसी को भी एक्सेप्ट कर लेती हैं एज एन ऑब्जेक्ट। हमें ये बात जानने की बहुत जरूरत है। तो some verbs accept infinitive not gerund as their object, some verbs accept gerund not infinitive as their object, whereas there are a few verbs which accept either of them as their object। Now the following verbs accept infinitive not gerund as their object। अब ये देखिए मैंने आपको एक लिस्ट दी हुई है कि इनके बाद में आपको gerund वो infinitive यूज करना है, gerund नहीं। जैसे मैंने कहा he agreed और आगे हमें वर्ब लगानी है तो हम इन्फिनेटिव फॉर्म में लाएंगे टू हेल्प मी, ठीक है। माई फादर आस्क्ड मी, अब आगे वर्ब लगानी है तो हमें इन्फिनेटिव फॉर्म में लाएंगे टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ही अटेम्प्टेड टू डू वेल इन द एग्जामिनेशन। सो इस तरीके से हमें क्या कहते हैं ये वर्ब्स को ध्यान रखना पड़ेगा। एग्री, आस्क, अटेम्प्ट, चूज, क्लेम, कंसेंट, डिसाइड, डिजर्व, डिटरमिन, एक्सपेक्ट, होप, लर्न, लॉन्ग। यहाँ लॉन्ग का मतलब है डिजायर, मैनेज, ऑफर, प्रिटेंड, प्रॉमिस, रिफ्यूज, वांट, विश, अफोर्ड, ट्राई, मेक अप वंस माइंड। जैसे हम कहते हैं ही मेड अप हिज माइंड टू गो देयर, तो ये वंस की जगह हेज, योर, माई, ये कोई भी पजेसिव केस आ सकता है। ये एक फ्रेज है मेक अप वंस माइंड। इसके बाद में आपका इन्फिनेटिव आता है लेट, है लेट मी गो। अब ये जो गो है इसमें टू नहीं लगा है लेकिन ये इन्फिनेटिव है। अभी हमें एक वीडियो और आपको देना पड़ेगा कि जिसमें हमें बताना है कि बेयर एंड फुल इन्फिनेटिव, यानी कहां पर हम इन्फिनेटिव फुल इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। फुल इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू। तो जिसमें टू नहीं लगा होता उसको कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। तो लेट के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, हेल्प के बाद भी बेयर इन्फिनेटिव आता है, मेक के बाद भी बेयर इन्फिनेटिव आता है। जैसे दे हेल्प्ड मी लिफ्ट द वेट, टू लिफ्ट नहीं, लिफ्ट द वेट। लेट मी गो, द टीचर मेड द स्टूडेंट रन अराउंड द स्कूल। मेड द मेक का ही फॉर्म है मेड, मेड द स्टूडेंट रन अराउंड द स्कूल। तो ये रन जो आया है विदाउट टू आया है, ये क्या है, इन्फिनेटिव है जो मेक का ऑब्जेक्ट है, मेड का ऑब्जेक्ट है। कॉज, कॉज के बाद फुल इन्फिनेटिव आता है, तो इन सब के बाद इन्फिनेटिव आते हैं, कॉज, मिस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका एक और लिस्ट है, दीज आर द वर्ब्स which accept gerund not infinitive as their object। ये वर्ब्स ऐसी हैं जो केवल gerund को ही एक्सेप्ट करती हैं एज एन ऑब्जेक्ट, ये इन्फिनेटिव को एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे स्टॉप, फिनिश, ड्रेड, डिटेस्ट, प्रिवेंट, अवॉइड, रिस्क, हेट, डिनाई, डिले, enjoy, suggest, knowledge, keep, it is no use, complete, dislike, give up, माइंड। यहां माइंड का मतलब है बुरा मानना। अब जरा देखेंगे, हमने कहा कि ही स्टॉप्ड टॉकिंग, टू टॉक नहीं करेंगे, ही स्टॉप्ड टॉकिंग। द फार्मर्स फिनिश्ड हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग जेरेंडियल फॉर्म लाना पड़ेगा। मैंने कहा आई हेट पीपल टेलिंग लाइज, टेलिंग जेरेंड फॉर्म आएगा, ठीक है। He enjoyed himself of swimming in the river, I suggested him going there, ऐसे होगा, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन वर्ब्स के बाद में gerund फॉर्म आता है। तो जब हम फिलिंग करते हैं किसी एक्सरसाइज में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की, तो फिर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसके बाद में क्या आता है। उसमें फाइनाइट वर्ब्स भी फिलअप करनी होती हैं,
नॉन फाइनाइट वर्ब्स को भी फिलअप करना होता है। तो हमें ये तो पता हो कि नॉन फाइनाइट वर्ब अगर हमको फिलअप करनी है तो जेरंड फॉर्म में करनी है या इन्फिनिटिव फॉर्म में करनी है या पार्टिसिपल के फॉर्म में करनी है, किस फॉर्म में उसे हमें यूज करना है, यू शुड बी क्वाइट क्लियर अबाउट इट। There are some other verbs which accept either infinitive or gerund as their object. They are as follows. हाँ, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो दोनों में से किसी को एक्सेप्ट कर लेती हैं, इन्फिनेटिव को भी कर लेंगी और जेरंड को भी कर लेंगी। जैसे देखो बिगिन, कंटिन्यू, इंटेंड, लव, लाइक, प्रेफर, रिमेंबर, रिग्रेट, फॉरगेट, परमिट, अलाउ, एडवाइज, प्रपोज, स्टार्ट। देखिए, ही स्टार्टेड to talk to me. He started talking to me. Both are correct. He began writing a letter. He began to write a letter. They continued running. They continued to run. I like swimming in the river. I like to swim in the river. Okay. ये इसमें प्रेफर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, बाई मिस्टेक हो गया। ये प्रेफर के बाद नहीं होना, प्रेफर के बाद केवल जेरंड आता है। प्रेफर ये बाई मिस्टेक इसमें एंट्री हुई है, सो इसको आप छोड़ दीजिएगा। बाकी चीजें जो हैं इनमें से ये सब के सब इनके बाद में दोनों में से कुछ भी आ जाएगा, लेकिन प्रेफर के बाद केवल जेरंड ही आएगा। ये यहाँ गलत एंट्री है। अब देखिए इन चीजों को जो सीखा है इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। जैसे देखिए शी प्रॉमिस्ड लिखा है, इन्फिनिटिव आएगा यहाँ। शी प्रॉमिस्ड टू रिटर्न द बुक सून। रिफ्यूज के बाद इन्फिनिटिव आएगा, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी मनी। फिर देखिए फिनिश के बाद जेरंड आएगा, the farmers will finish harvesting the crop by the next week. Hate के बाद जेरंड आएगा, I hate people telling lies. Give up के बाद में भी जेरंड आएगा, so he has given up smoking. आगे देखिए डिसाइड के बाद में इन्फिनिटिव आता है, we decided to leave by the next train. अफोर्ड के बाद में इन्फिनिटिव आएगा, I cannot afford to buy a car. अब जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज में अफोर्ड के बाद ब्लैंक दिया है, अब बाई का फॉर्म भरना है तो कौन सा फॉर्म लाएंगे आप? ये नॉन फाइनाइट वर्ब आपको फिलअप करनी है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि अफोर्ड के बाद क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है, तो टू बाई आ गया। होप के बाद में भी इन्फिनिटिव आएगा, वी होप टू सी यू टुमारो। एंजॉय के बाद जेरंड आता है, डू यू रियली एंजॉय गॉसिपिंग विद अदर्स। अवॉइड के बाद जेरंड आता है, शी वांटेड टू अवॉइड ट्रैवलिंग अलोन। सीम के बाद में इन्फिनिटिव आता है, यू सीम टू नो एवरीथिंग। रिमेंबर के बाद दोनों में से कुछ भी आ जाएगा, आई रिमेंबर मीटिंग यू लास्ट ईयर, आई रिमेंबर टू मीट यू लास्ट ईयर। लेट के बाद में बिना टू का इन्फिनिटिव आएगा, बेयर, तो क्या करेंगे, ही डिड नॉट लेट मी डू एनी वर्क। माइंड के बाद में जेरंड आता है, वुड यू माइंड मूविंग अ लिटिल। और आपका स्टॉप के बाद में तो जेरंड आता है, और स्टार्ट के बाद दोनों में से कुछ भी आता है, तो स्टॉप राइटिंग एंड स्टार्ट। अब देखो यहाँ एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि एंड से सिमिलर चीजें ज्वाइन होती हैं, तो जब ये एंड से जुड़े हुए हैं तो इधर जेरंड लिया तो इधर जेरंड लगाना पड़ेगा आपको। अगर ये आपका स्टॉप राइटिंग नहीं आया होता तो यहाँ आप कुछ भी लगा सकते थे, स्टार्ट के बाद आप टू रीड लिख सकते थे, आप रीडिंग भी लिख सकते थे, लेकिन अभी आपको रीडिंग ही लिखना पड़ेगा क्योंकि स्टॉप के बाद यहाँ जेरंड आ गया और एंड से सेम चीजें ज्वाइन होती हैं, तो इसलिए आपको लिखना है स्टॉप राइटिंग एंड स्टार्ट रीडिंग। फिर देखिए मेड, ये मेक का फॉर्म है, तो बेयर इन्फिनिटिव आएगा विदाउट टू। आई मेड हिम स्टैंड ऑन द बेंच। ऑफ प्रेपोजिशन के बाद में जेरंड आएगा, तो ड्रिंकिंग, ही वॉज फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग डेली। फॉर के बाद में भी जेरंड आएगा क्योंकि बट, एक्सेप्ट और अबाउट को छोड़ के बाकी हर प्रेपोजिशन के बाद में जेरंड आता है। शी वॉज फाइंड फॉर स्टीलिंग स्वीट्स। फिर देखिए आई वॉन्ट, वॉन्ट के बाद में इन्फिनिटिव आता है, आई वॉन्ट टू विजिट माई ओल्ड फ्रेंड। आस्किंग क्वेश्चंस इज इजियर देन आंसरिंग देम। अब देखिए आस्किंग क्वेश्चंस क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह पे फ्रीडम है हमको, हम इन्फिनिटिव और जेरंड में से कुछ भी यूज कर लेते हैं। अब देन के बाद का हाल क्या है, देन के बाद का हाल ये है कि देन तब आता है THAN वाला देन जब कंपैरिजन हो रहा होता है, और कंपैरिजन के रूल्स ये हैं कि कंपैरिजन सेम चीजों के बीच होता है। तो अगर आप ब्लैंक में जिसको देने जा रहे हैं उसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, आस्किंग क्वेश्चन से। तो आस्किंग क्वेश्चंस ये क्या है, जेरेंडियल फ्रेज, तो यहां पर भी फिर आपको जेरेंड ही यूज करना पड़ेगा। अगर यहां आप टू आस्क क्वेश्चंस कर देंगे तो यहां पर भी हो जाएगा टू आंसर देम।
फ्रीडम है आपको, बट एक चीज तो मेंटेन करनी पड़ेगी कि सेम चीजों में कंपैरिजन हो। अगर यहां लिख देंगे टू आस्क क्वेश्चंस तो यहां हो जाएगा टू आंसर देम। अगर यहां होगा आस्किंग क्वेश्चंस तो यहां हो जाएगा आंसरिंग देम। आस्किंग क्वेश्चंस इज इजियर देन आंसरिंग देम। होप के बाद में इंफिनिटिव आएगा, ही होप्स टू पास दिस ईयर। माइंड के बाद में जरंड आएगा, वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट। और लाइक के बाद में इंफिनिटिव आएगा, इंफिनिटिव और जरंड में से कुछ भी आ सकता है। ही डज नॉट लाइक डिसीविंग हिज फ्रेंड, he does not like to deceive his friend। managed के बाद में भी infinitive आएगा, he managed to reach the station in time। आगे देखिए, प्लीज फिनिश, फिनिश के बाद में जेरंड आता है, प्लीज फिनिश वर्किंग। आई डोंट माइंड, माइंड के बाद फिर जेरंड आता है, आई डोंट माइंड वेटिंग। फॉरगेट के बाद में इंफिनिटिव आएगा, तो डोंट फॉरगेट टू स्विच ऑफ द लाइट्स। बिफोर आपका प्रपोजिशन है तो यहां जेरंड आएगा, बिफोर गोइंग टू बेड। शी इज ओनली प्रिटेंडिंग, प्रिटेंड के बाद में इंफिनिटिव आता है तो बी का इंफिनिटिव होगा टू बी, प्रिटेंडिंग टू बी इल। स्टॉप के बाद में जेरंड आता है, तो प्लीज स्टॉप टॉकिंग बिकॉज यू आर डिस्टर्बिंग अदर्स। प्रेफर के बाद में जेरंड आता है, तो लिखेंगे आई प्रेफर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन। आई ट्राइड माई बेस्ट, तो ट्राई बेस्ट के बाद में, ये ट्राई के बाद में क्या आता है, इंफिनिटिव आता है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू बीट द थीप बट मिस्ड। अब मिस के बाद में आपको जेरंड लाना पड़ेगा, बट मिस्ड कैचिंग हिम। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।